वन पीस चैप्टर 1057 के डिटेल स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड ये चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लूफी अब एकदम ही शैंक जैसा बन गया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे पता चल ही जाएगा, बट एक चीज तो श्योर है कि ये चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है एंड स्पेशली लूफी एंड मोमो का सीन। तो इसमें से कुछ भी मिस ना करने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखें। तो इस चैप्टर का टाइटल है फिनाले एंड मे बी ये वानो का लास्ट चैप्टर है, इसलिए इसका नाम फिनाले हो सकता है। देन इसके कवर पेज में हम सीजर क्लाउन को देख सकते हैं जो कि अपनी पॉइजनस गैस का यूज कर रहा है। अब ये अच्छी बात है कि सीजर जर्मा के साथ है कॉज उसके ऐसे अटैक से उन्हें भागने में आसानी होगी। देन चैप्टर फ्लावर कैपिटल के एक हॉल में शुरू होता है। हम बहुत से लोगों को स्टेज के सामने स्टोरी सुनते हुए देख सकते हैं और ये स्टोरी वानो के एक टीचर सुना रहे हैं और ये वही टीचर है जिन्हें हमने चैप्टर 1052 में देखा था, जिनके हेयर और ग्लासेस ब्लैक है और हम उनके पीछे एक गेशा को भी देख सकते हैं जो कि शेमसन बजा रही है। टीचर इस स्टोरी को एक जापानीज पोएम की तरह सुना रहे हैं जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि काइडो के जुल्म और ओडन की मौत का बदला लेने उसके वेसल्स आते हैं और फिर लोग रेड स्कैबर्ड्स ऐसे चिल्लाने लगते हैं। तभी टीचर कहता है कि वो इतने अच्छे से कहानी नहीं सुना सकता है पर फिर भी वो लोग उसे कहानी सुनाने का एक मौका दे। जो स्टोरी फायर फेस्टिवल की शाम को स्टार्ट होती है। फिर सीन कट होके उडोन में टोकागे पोर्ट के पास के एक जंगल का दिखाते हैं। हम मोमोनोसुके को ड्रैगन फॉर्म में दौड़ते हुए देख सकते हैं। उसके ऊपर किएमोन और यामाटो भी है। यामाटो की बात पर मोमोनोसुके और किमोन हैरान है। मोमोनोसुके कहता है क्या तुम समुद्र में नहीं जा रही हो? यामाटो कहती है मैं नहीं जा रही, मैंने पहले लूफी और उसके क्रू को बता दिया है। मोमोनोसुके यामाटो के फैसले से हैरान है और सोचता है कि क्या यामाटो किसी चीज से डरती है, लेकिन फिर वो तुरंत कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यामाटो ने पहले अपना मन बना लिया था। यामाटो कहती है हाँ ये मेरा डिसीजन है। ओडन ने इस देश में यात्रा करके अपनी जर्नी शुरू की है ना, मैं बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसलिए मैं ओडन के उसी रास्ते पर चलूंगी और एक दिन मैं समुद्र में जाऊंगी। यामाटो की बात सुनकर मोमोनोसुके और भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि लूफी और यामाटो ने इन सभी चीजों के बारे में बात की थी लेकिन लूफी ने उसे गुड बाय नहीं कहा। मोमोनोसुके को ऐसा लगता है कि लूफी ने उसके साथ एक इडियट जैसा बिहेव किया है और वो हैरान होता है कि लूफी बिना कुछ कहे देश कैसे छोड़ सकता है। फिर मोमोनोसुके को ओडन के मरने के बाद के कुछ सीन याद आते हैं और ये सभी सीन्स हमने पहले भी मांगा में देखे हैं, जैसे कि वो सीन जब काइडो ने ओडन कैसल के टॉप पर मोमो को गर्दन से पकड़ लिया था। फिर वो सीन जब वो लूफी से मिले थे और जब उसने ड्रेसरोजा में लूफी से फाइट की थी। वो सीन जब जोऊ में वो अपने अलायंस बनाते हैं। वो सीन जब कंजूरो ने उसे किडनैप किया था और जब उसने ओनिगाशिमा में काइडो के सामने अपना नाम बताया था। और वो सीन जब लूफी ने उसे अपने अडल्ट बॉडी के साथ काइडो से लड़ने के बाद ओनिगाशिमा को रोकने को कहा था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। इन सभी यादों के बाद मोमोनोसुके को हैरानी होती है कि क्या लूफी के पास दिल है। फिर वो कहता है कि लूफी एक क्रूर आदमी है और वो उसके बारे में गलत था क्योंकि उसे लगा था कि लूफी अलग है। मोमोनोसुके का कहना है कि लूफी को फ्रीडम और रूडनेस के बीच का डिफरेंस नहीं पता है। किएमोन भी इस बात से एग्री है लेकिन वो मोमोनोसुके से पूछता है कि वो उड़ने की बजाय दौड़ क्यों रहा है। मोमोनोसुके उसे चुप रहने को कहता है। किएमोन भी बहुत गुस्से में है और कहता है कि वो शोगन के साथ इस तरह से बिहेव कैसे कर सकता है और इसके लिए वो लूफी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेगा। मोमोनोसुके का कहना है कि उसे लगता था कि लूफी और वो दोस्त थे। यामाटो का कहना है कि उन्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। मोमोनोसुके का कहना है कि लूफी ने उसे शर्मिंदा किया है। लूफी ने जो किया है ना वो माफी के काबिल नहीं है, इसलिए जब वो लूफी को पकड़ेगा तो उसे मारने और काटने वाला है। फिर सीन कट होके उडोन में टोकागे पोर्ट का दिखाते हैं। लूफी लॉ और किड की शिप्स जाने के लिए रेडी है। लॉ लूफी से कहता है कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो वो दुश्मन होंगे और वो उन्हें मार भी सकता है। लूफी कहता है नो प्रॉब्लम। चॉपर लॉ को बाय कहता है लेकिन लॉ चॉपर से कहता है चुप रहो। उनके जाने से ठीक पहले मोमोनोसुके कोस्ट पर पहुंचता है। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है और यामाटो और लूफी पे आरोप लगाता है। मोमो कहता है तुम, लेकिन वो आगे कुछ बोल नहीं पाता है और फिर यामाटो कहती है हम यहाँ तुम्हें सी ऑफ करने आए हैं। लूफी उन्हें देख के खुश होता है और सांजी का तो पूछो ही मत यामाटो को देख के कितना खुश होता है। फिर मोमो गुस्से से कहता है लूफी तुम आखिरकार मुझे मिल ही गए और किएमोन अपने स्वॉर्ड निकालता है। वो लूफी से कहता है कि उन्होंने इतना वक्त साथ में रहने के बाद भी वो उन्हें बिना बाय कहे वानो से जाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। वो कहता है कि शोगन गुस्से में है और इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। लूफी कहता है इट्स ओके क्योंकि वो अभी बात कर रहे हैं। मोमो लूफी को घूरता है और एज ए शोगन कुछ ऑर्डर देता है और फिर बेकाबू होकर रोने लगता है। मोमो कहता है प्लीज मत जाओ,
मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। हमेशा हमारे साथ रहो, मुझे मत छोड़ो। तुम्हारी वजह से हम बच गए, तुम्हारी वजह से अब हम मुस्कुरा पाते हैं। मेरे माता पिता का बदला लेने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। मैं एक इडियट हूँ, इसलिए इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मुझे डर लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए प्लीज मत जाओ। रॉबिन, सांजी और ब्रुक मुस्कुराते हुए मोमोनुस्के को देखते हैं। फ्रैंकी मोमो की तरह रोता है। जोरो हंसता है और कहता है कि मोमो थोड़ा एम्बैरेसिंग है। नामी जोरो से कहती है कि वो उसे दोष नहीं दे सकते क्योंकि मोमो अभी भी एक बच्चा ही है। लूफी उसोप से कुछ मांगता है और उसोप तो पहले से ही तैयार है। लूफी मोमोनुस्के को एक प्रेजेंट देता है। लूफी कहता है, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ कुछ देना चाहता था। एक शोगन के लिए ऐसा रवैया ठीक नहीं है मोमो। हम सभी जानते हैं कि तुम कैसे हो। भले ही तुम अचानक से बड़े और स्ट्रांग हो जाओ, बट फिर भी तुम इडियट और कावर्ड ही हो। लेकिन तुम मेरे लिए एक छोटे भाई की तरह हो। मोमोन उसके प्रेजेंट खोलता है और उसे रियलाइज होता है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रॉ हैट पायरेट फ्लैग है। और फिर लूफी कहता है, जब भी तुम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो समुद्र में अपने एडवेंचर के दिनों को याद करना, इसे वानों में कहीं रख देना। अगर फ्यूचर में कोई डेंजरस एनिमी आता है तो उसे ये दिखाना, उसे बताओ कि अगर वो तुम में से किसी को भी छूता भी है तो इसका ये मतलब होगा कि वो हमारे साथ फाइट करना चाहता है। भाई ये सीन देखने के बाद मुझे सीधा शैंक्स की याद आ गई। वो भी ऐसे एकदम हिम्मत से बात करता है ना। एंड अब लूफी भी एग्जैक्ट शैंक के जैसे ही बिहेव कर रहा है। और जैसे लूफी ये कहता है, हम सनी पर लूफी और बाकी स्ट्राइड्स को देखते हैं। लूफी को देखते ही मोमोनुस्के फिर रोता है। मोमोनुस्के कहता है, तो मैं तुम में से एक हूँ। लूफी कहता है, किएमोन, यामाटो, मोमो, अगर तुम कभी भी पायरेट बनने का डिसाइड करते हो तो मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा, लेकिन मैं कावर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं अब सब तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूँ यामाटो। यामाटो कहती है, जरूर। लूफी की बातें सुनकर किएमोन हंसता है। यामाटो लूफी के वर्ड से बहुत एक्साइटेड होती है और मोमोनुस्के लूफी को थैंक्स कहता है। लूफी जाने का ऑर्डर देता है। बाकी क्रू भी मोमोनुस्के को बाय कहता है। जैसे ही लूफी और क्रू जाने लगते हैं, मोमोनुस्के किएमोन से कहता है कि वो एक दिन कोजुकी ओडन को सरपास जरूर करेगा। किएमोन उसे कहता है कि वो ऐसा होते हुए जरूर देखेगा। यामाटो मोमोनुस्के से पूछता है, क्या वो उससे आगे निकलने की बात कर रहा है। मोमोनुस्के गुस्से से कहता है, नहीं। अब लूफी, लॉ और किड की शिप्स वानो की बॉर्डर्स छोड़ने वाली है। नामी बताती है कि जहाज को नीचे ले जाने वाले पोर्ट का यूज करने के लिए उन्हें हाकुमी जाना चाहिए। ब्रुक को यह सुनकर बहुत राहत मिलती है क्योंकि वो आते वक्त डेंजरस वाटरफॉल चढ़कर आए थे, लेकिन एटलीस्ट जाते वक्त तो सेफली नीचे उतरेंगे, जिससे चॉपर भी खुश होता है। जब किड सुनता है कि वो सेफ रूट ले रहे हैं तो उनका मजाक उड़ाता है। किड का कहना है कि उनके जैसे लूजर्स के लिए एक अच्छा डिसीजन है। किड की बातें सुनकर लूफी और लॉ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन स्ट्राइड्स लूफी को समझाते हैं कि किड की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और अगर वो सेफ रास्ते का यूज भी करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हार्ड पायरेट्स भी लॉ को यही बात समझाते हैं। अब लूफी जिनबे को शिप उसे देने का ऑर्डर देता है, जिस पर क्रू लूफी को कुछ भी क्रेजी ना करने के लिए कहता है। हम एंड में देखते हैं कि 3 शिप्स वानो के वाटरफॉल से नीचे गिर रही है और तभी लूफी, लॉ और किड को रियलाइज होता है कि शायद उनका डिसीजन गलत था। लूफी, लॉ और किड कहते हैं और बाकी सभी लोग कहते हैं, हम मरने वाले हैं। जब हम लूफी, लॉ और किड के चेहरे देखते हैं ना, तो नैरेटर बताता है कि लॉर्ड मोमोनुस्के और किमोन द्वारा अलायंस किए गए इन क्रिमिनल्स की ताकत किसी से भी कम नहीं है। वो किसी विजडम किंग की तरह ही अपनी ताकत से कहर बरसाते हैं। यहाँ तक कि ड्रैगन किंग काइडो और ग्रेट ओरियन योकाई भी उन्हें नहीं हरा पाए और अब वो एक आखिरी सांस के साथ बादलों को चीरते हुए जा रहे हैं। सीन कट होकर फिर से फ्लावर कैपिटल के उसी हॉल का दिखाते हैं और टीचर अब भी कहानी सुना रहा होता है। वो अब ओरोची के बारे में बात करता है। जब उन्हें लगा था कि ओरोची मर चुका है, लेकिन उसकी नफरत ने उसे जिंदा रखा था और तभी कोजुकी ओडन का सेकंड वेसल डेंजरो आता है। वो कुरोजुमी ओरोची का अंत था। कड़कड़ाती बिजली गिरने से ओनिगाशिमा और ड्रैगन किंग काइडो भी हार गए। 20 सालों तक वानो के आसमान को ढकने वाले काले बादल अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, लेकिन फिर कुछ इनक्रेडिबल हुआ। ओरोची ने उन्हें देखा और कहा, कुरोजुमी की नफरत इस देश को उसके कड़वे अंत तक कोसती रहेगी। लेकिन प्रिंसेस योरी को याद आया कि पिछले 20 सालों में वानो ने कितना सफर किया है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर का नामो निशान भी नहीं था। जैसे जैसे टीचर कहानी सुनाते हैं, हम वैसे पैनल देखते हैं जो दिखाते हैं कि ओनिगाशिमा में आखिर क्या हुआ था। टीचर बताते हैं कि प्रिंसेस योरी ने डेंजर को एक तरफ धकेल दिया और जलते हुए ओरोची के सामने निडर होकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में कोजुकी के सिंबल वाला एक फैन था, जिसे उसने ओरोची की तरफ पॉइंट किया था। उसके मन में उसके पिता, उसकी माँ और उसके होमलैंड की यादें थी। फिर हम एक ग्रेट डबल पेज में सिटीजन्स को चिल्लाते हुए देख सकते हैं कि वो इस पार्ट के लिए वेट कर रहे हैं।
टीचर उन सभी को एक साथ चिल्लाने के लिए कहते हैं। प्रिंसेस यूरी जो कि कोमुरासाकी के रूप में होती है, वो ओरोची से बात करती है। वो कहती है कुरोजुमी जलने के लिए पैदा हुए थे। जापानीज में कुरोजुमी का मतलब चारकोल है। यूरी रोते हुए ओडन और ओरोची को जिंदा जलते हुए याद करती है और हम सिटीजन्स को चिल्लाते हुए देख सकते हैं। गेशा शेमन्स को और भी जोर से बजाने लगती है, जिसमें कि टोको भी होती है, क्योंकि टीचर कहते हैं कि फायर फेस्टिवल उस सक्सेसफुल रिवेंज की कहानी की याद में अब भी जारी है जो उस पोर्ट पर शुरू हुआ था जहाँ रिवर्स क्रेसेंट मून इकट्ठा हुए थे, जो इस क्लैन के रिजरेक्शन की खूनी कहानी है। जब नैरेटर ये बात कर रहा होता है तो हम मोमोनोसुके को उसकी फैमिली और सभी दोस्तों के साथ एक फोटो में देख सकते हैं, जिसमें कि ह्योरी, रेड स्कैबर्ड्स, यामाटो, शिनोबू और टामा भी होते हैं। नैरेटर कहता है ये कहानी है कि कैसे एक बार फेमस वॉरियर्स ने अपने ग्लोरी को रिकवर किया और उन्होंने इसे राइट टाइम पर किया। मोमोनोसुके, किएमोन और यामाटो शोगुन के कैसल में जाते हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे होते हैं और अब उनके पास पूरा करने के लिए एक नया मिशन है। मोमोनोसुके कहता है अब मैं ये फ्लैग कहाँ रखूं? इस कहानी का पर्दा नैरेटर के लास्ट वर्ड के साथ बंद हो जाता है। नैरेटर कहता है अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं और हम आशा करते हैं कि अगर मौका मिलता है तो हम फिर से यही मिलेंगे। और फिर इसी के साथ तीसरा एक्ट और वानो की कहानी उसके एक फ्री और ग्रेट फ्यूचर के साथ यही खत्म होती है। आपको क्या लगता है नेक्स्ट आर्क कौन सा होगा? एंड क्या अब हमें बाकी स्टार्ट की बाउंटीज देखने को मिलेंगी? अब मैंने तो ऑलरेडी बाउंटीज प्रेडिक्ट कर दी है एंड अगर आप चाहो तो उसे इस वीडियो से देख सकते हैं। एंड हाँ, नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है।